नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस योर क्लासेस में, योर सक्सेस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। हमारा ये कहना कतई नहीं है कि आपको मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, हम वो सारे सवाल पर डिस्कस करेंगे। ये मेरा कतई नहीं कहना है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुगल साम्राज्य के बारे में आपके माइंड में, आपके अंदर सिर्फ एक समझ विकसित करना है मुगल साम्राज्य के बारे में। उसके बाद आप कहीं भी पढ़ें, कोई भी सोर्स से आप पढ़ें, तो आपको मुगल साम्राज्य समझ में आना चाहिए। तो हमारा इस वीडियो में यही प्रयास होगा कि मुगल साम्राज्य के बारे में एक समझ विकसित करें आपके अंदर। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और उसके बाद हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपके अंदर एक समझ विकसित हो गया मुगल साम्राज्य के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको मुगल साम्राज्य समझ में आ जाए। हमारा जो ये वीडियो है वो पूरा का पूरा एरो पर आधारित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप समझिए कि कैसे है रिलेटेड, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मुगल के बारे में। तो मुगल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोंग शब्द से मिलकर बना है। कौन शब्द है? मोंग शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बहादुर। मोंग शब्द का अर्थ क्या होता है? बहादुर। और मोंग शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है और मुगल जो शब्द है वो मोंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बहादुर होता है। अब बात करते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। कौन थे? बाबर। अब आइए हम लोग का जो आज टॉपिक है कि स्टडी थ्रू एरोज, तो हम लोग इसको समझते हैं और यहीं से हम लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में एक समझ विकसित होगा, जो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। तो 12 वर्ष की आयु बाबर की रहती है। किसकी आयु 12 वर्ष से रहती है? तो बाबर की जिस समय 12 वर्ष की आयु रहती है, उसी समय उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है। जब बाबर 12 वर्ष के रहते हैं तो उसी समय पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है और उसके बाद फरगान की गद्दी पर बाबर बैठता है। कहाँ के गद्दी पर बैठता है? कहाँ का शासक बनता है? तो फरगान के गद्दी पर बाबर बैठता है, फरगान का शासक बनता है। उसके बाद काबुल के रास्ते से वह भारत पहुंचता है। कौन? तो बाबर भारत पहुंचता है काबुल के रास्ते से। उसके बाद बाबर की मृत्यु कब होती है? तो दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है। कहाँ? तो भारत में मृत्यु होती है। अब आपको बता दें कि बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आपको कुछ अन्य जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। ऐसे मेरा मकसद है सिर्फ आपके अंदर एक समझ विकसित करना कि मुगल साम्राज्य शुरुआत कहाँ से हुआ था, कौन उसके बाद शासक आया, उसके बाद कौन शासक आया, अंत कहाँ पर होता है मुगल साम्राज्य का। तो आपको बता दें कि बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके। और यह फरगान की गद्दी पर कब बैठता है? फरगान का शासक कब बनता है? तो 1494 ईस्वी में यह फरगान का शासक बनता है। उसके बाद बाबर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। आपको बता दें कि उसका अधिकांश जो समय है वह युद्धों में गुजरा था और इसकी मृत्यु जो है वो दिसंबर 1530 ईस्वी में होती है। उसके बाद इसका जो बड़ा पुत्र था हुमायूं, वह गद्दी पर बैठता है और यह 1539-40 के पराजयों के बाद 1539-40 के पराजयों के बाद ईरान भागता है और वहाँ पर सफ़ाविद शाह की मदद मिलती है। उसे ईरान में सफ़ाविद शाह मदद करता है। कहाँ? तो ईरान में। अब 1539-40 में कौन युद्ध हुआ था? तो शेर शाह ने हुमायूं को चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था और कनौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, उसमें पराजित किया था। कौन? तो शेरशाह हुमायूं को। उसके बाद हुमायूं ईरान भागा था और ईरान में सफ़ाविद शाह की मदद मिली थी। आगे देखते हैं हम लोग।
1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली पर कब्जा करता है हुमायूं। उसके बाद इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 ईस्वी में। पुस्तकालय का नाम क्या था, तो दीन पनाह नामक इमारत थी, वहीं के एक पुस्तकालय था जिसके सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 ईस्वी में। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के बाद क्या होता है, शासक कौन बनता है। तो जिस समय या जिस वक्त हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय उसके पुत्र अकबर का आयु मात्र 15 वर्ष की रहती है, और 15 वर्ष की अल्प आयु में ही हुमायूं के पुत्र अकबर को वहाँ के राजगद्दी संभालनी पड़ी थी, है ना। और आपको बता दें कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो अकबर बनता है। और यह किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो बैरम खां के द्वारा यह घोषित किया जाता है। बैरम खां कौन रहता है, तो अकबर के संरक्षक रहता है कौन, तो बैरम खां। और कहाँ घोषित किया जाता है, उस समय अकबर कहाँ पर रहते हैं, तो पंजाब के कलानौर नामक तट पर रहते हैं, और वहीं से बैरम खां द्वारा हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर को घोषित किया जाता है। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। होता ये है कि शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता को राजकुमार सलीम के विद्रोहों का सामना करना पड़ा, और इसलिए अकबर की सत्ता लड़खड़ाती है ना। राजकुमार सलीम कौन था, तो बाद में आगे चलकर यही सलीम जहांगीर कहलाया। अब यहाँ से जहांगीर का उदय होता है। तो जहांगीर एक उदार प्रवृत्ति का था। कैसा प्रवृत्ति का था, तो जहांगीर एक उदार प्रवृत्ति का था। जहांगीर का उदय कैसे हुआ आपको समझ में आया। राजकुमार सलीम के नाम से जाना जाता था, जो बाद में जहांगीर कहलाया, ठीक है। और जहांगीर ने, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पर नहीं होगा। जहांगीर ने कंधार, मेवाड़ और अहमदनगर को जीता। कौन कौन से क्षेत्र को जीता था जहांगीर, कंधार, मेवाड़ और अहमदनगर को जीता। आपको बता दें कि ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, सॉरी टाइपिंग एरर है यहाँ पर। आपको बता दें कि ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो का भारत आगमन जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ था। और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, जिन्हें मेहरून निसा के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में होती है। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1627 ईस्वी में। उसके बाद जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां बनते हैं। कौन बने थे जहांगीर के उत्तराधिकारी, तो शाहजहां। अब हम लोग शाहजहां से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर है कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से, आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, इसका तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहलाता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। शाहजहां के द्वारा निर्माण किया हुआ था, तो आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ था। शाहजहां के द्वारा ही निर्माण आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी, तो जनवरी 1660 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु होती है। अब हम लोग आगे समझते हैं। शाहजहां की मृत्यु के बाद जो शासक आते हैं वो मुगल शासकों में सबसे पराक्रमी और अंतिम महान शासक थे। कौन, तो औरंगजेब। महान मुगल शासकों में औरंगजेब अंतिम पराक्रमी शासक था। और आपको बता दें कि औरंगजेब जो है वो दक्षिण भारत के युद्धों में 2.5 दशक तक व्यस्त रहता है, 2.5 दशक तक जूझता रहता है ना। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। सॉरी यहाँ वीर नहीं होगा, पीर होगा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी को हुई, है ना। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो मार्च 1707 ईस्वी में होती है। और शीघ्र ही जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद शीघ्र ही मुगल साम्राज्य का पतन होता है। तो यही था ओवरऑल आपका मुगल साम्राज्य, एक मतलब ओवरव्यू आप इसको बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का। तो यह वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी के पास शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हैं आपके कॉन्टेक्ट में सभी के पास शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य को समझने में आसानी हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें बेहतर कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।